गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। एक शीट देना। इजी है। नहीं नहीं, आपकी मेहनत होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 56। ए ऑप्शन में डाउट है आपको? ए और कह रहा है अब बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन। तो कह रहा है इन दिस केस द मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज सेम एज द जस्ट बिफोर कोलिजन। क्या उस पे इंपल्स लगा है क्या? तो इंपल्स लगा है तो उसका मोमेंटम चेंज जरूर होगा। यस और नो? और वैसे भी इनइलास्टिक कोलिजन दिया है, चाहे कोलिजन कोई सा भी होता है, एनडीटी आया कि नहीं आया, इसका मतलब उस पे इंपल्स लगा है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। आपको कौन से ऑप्शन में डाउट है? ए में ही डाउट था? ए तो सिंपल है। कौन सा 50 में 56 का ए पार्ट? और कोई ऑप्शन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 57, इसमें इलास्टिक कोलिजन मैंने लिखवा दिया था। कोलिजन कैसा होना चाहिए? इलास्टिक। हाँ, एक को एक दूसरे को ट्रांसफर करता जाएगा, फिर लास्ट में उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान रख लिया हम लोगों ने कि मास इक्वल इलास्टिक कोलिजन, तो वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 में आंसर गड़बड़ है क्या? कितना? 0.2। वेरी गुड। जो क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा था? 59, उसमें 0.2 कर लो। क्वेश्चन नंबर 61 में डाउट आएगा तो कैसे काम चलेगा? गलत बात है। मैं भी इक्वेशन ही बनाऊंगा, आपको लग रहा हो कि V1 V2 मैं निकालूंगा। तो इधर देखिए क्या कह रहा है 61 में, इसका मास m और दूसरे वाले का मास भी m है। देखो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ ताकि फटाफट हम करें, तो फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता पाऊंगा। इफ ए इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट टू सेकंड। इसमें क्या करेंगे, इसको v मान लेते हैं, दूसरा वाला रेस्ट पर है, कोलिजन कराते हैं, आफ्टर कोलिजन इसको मान लिया कितना, इसको v2। आपको v1 और v2 का रेशियो चाहिए, तो एक रिलेशन होगा m इंटू v इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस m इंटू, दैट विल गिव यू v1 प्लस v2 इक्वल्स टू, उसके बाद E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हो गया, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू, इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है क्या? आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करके v1 अपॉन v2 ही निकाल लो, यहां से कैसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 62, नहीं मैंने 2m लेके कराया था, इसमें 4m है। क्वेश्चन नंबर 63, 63, 64, वेरी गुड, एंड 65। 65 में डाउट है। देखिए 65 क्या बोल रहा है
क्या बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी √2g। अब देखो यहाँ पे आपने दिमाग नहीं लगाया है ना, मैंने ड्रॉप वाला, एक मिनट बात बंद कर दो पहले, बात सभी बंद कर दो। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दी आपने, √2gh। तो पहली बात, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं यहां आने के बाद इसकी वेलोसिटी एस्टिमेट करूंगा, कितना हाइट ऊपर है ये, तो डायरेक्ट लिख दो इस वेलोसिटी को, वरना v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a डेल्टा y। डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव मान लिया, v², u² आपके पास है 2gh प्लस 2gh, v कितना √4gh। चलिए इससे टकराएगा v से, तो उठेगा कितने से, तो आपको e दिया हुआ है क्या, ठीक है, e √4gh, यही ना। चलिए इसके बाद ये कह रहा है कि ये कहां तक उठ पा रहा है, सिर्फ यहीं तक जा पा रहा है, यानी यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, ये किसके इक्वल होना चाहिए, √2gh के। दैट मीन्स योर 4e² इक्वल्स टू 2, देन e इक्वल्स टू 1/√2। सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे रट भी मत लेना, जो मैंने कंडीशंस आपको बताया उनको रटना नहीं है, समझ के आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या। चलिए और कुछ दिया था, चलिए आज थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं कोलिजन में, इसको नोट कर लीजिए। देन देखना चाहते हो आप, कोई डाउट आए तो मुझे फिर इशारे से बता देना, रोकना मत पढ़ाते वक्त। डायग्राम बनाइए, एक आपके पास वर्टिकल वॉल है, वो वॉल कैसा है, स्मूथ, और यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल को थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी कितनी है u, और एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन लिखिए। देखो, coefficient of restitution, coefficient of restitution of the collision with the wall is, coefficient of restitution of collision with the wall is small e, collision with the wall is small e, then find out the value of x, मैंने डायग्राम में शो कर दिया, ठीक है। then find out the value of x so that the ball returns to its point of projection, the ball returns to its point of projection
आफ्टर कोलिजन विद द वॉल, आफ्टर कोलिजन विद द वॉल। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, इधर से हमने थ्रो किया, उधर से टकरा के वापस वहीं आके गिरना है, और कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना? ओके आपको पता है कोलिजन की थ्योरी किसके अलोंग लगेगी? एलओसी के अलोंग, ठीक है। तो पहले बताओ, ये यहां से उड़ता हुआ यहां गया, तो किसी को पता है क्या कि ये कहां पे टकराएगा? कुछ भी मालूम नहीं है भाई। जो भी डिस्टेंस अभी एक्स अननोन है, तो हमें नहीं पता कि किस जगह पे टकराएगा और उस समय पर इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने क्या किया, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, एक यू कॉस थीटा। मैं जो बोलता हूं उसको सुनते हो ना ध्यान से, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन का पाथ क्लियर कराएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये यू साइन थीटा, ये यू कॉस थीटा। अब जैसे यहां टकराएगा, तो आपको ये बात तो पता है कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जी एक्सलेशन से चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये टकरा रहा है, तो मुझे नहीं मालूम है कि इस समय पर टकराने से पहले इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है। तो अगर मैं उसके कंपोनेंट्स बना दूं, तो मुझे एक वेलोसिटी तो पता है कि ये कितना होगा, u cos थीटा, एंड वर्टिकल वेलोसिटी vy। एक मिनट, vy मुझे नहीं मालूम है कितना हाइट है, तो मैं एज्यूम करके वेलोसिटी वगैरह निकालने के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, अदरवाइज चलने देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए, जब ये कोलाइड होगा तो कितने लोगों को लगता है कि vy विल नॉट बी चेंज? क्यों? लाइन ऑफ कोलिजन ये है, वेरी गुड, लाइन ऑफ कोलिजन ये है। एक मिनट, और आपका जो सरफेस है, सरफेस वो कैसा दिखाई दे रहा है? स्मूथ है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग तो चेंजेस आएगा, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये u cos थीटा से आ रहा है, और e इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये रिबाउंड होने पर ये वाली वेलोसिटी e u cos थीटा होगी, यस और नो? एंड व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ओवर हियर? द वेक्टर सम ऑफ दीज टू। इसके बाद ये यहां से उड़ेगा और वापस वहीं गिर जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए वॉल हटा दो, बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना ग्राउंड पे गिरने का? 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा, निकाला कैसे? एक मिनट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो करके। कैसे निकाला आपने? क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा, फिर लिखोगे आप u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो करोगे, तो जहां से गया था हाइट पे उसी लेवल पे गिर रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा वाई जो है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो, वाई मतलब वर्टिकल। तो हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी कहां से लाते हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो करके। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि हिटिंग होने की वजह से भी वर्टिकल मोशन डिस्टर्ब नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जैसी वाई डायरेक्शन में है। तो आप देखिए u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर स्टिल वैलिड है, क्योंकि इस पर रास्ते में वाई डायरेक्शन में जब कोलिजन हुआ था, तब भी वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, यस और नो? तो अगर वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना वापस ग्राउंड पे गिरने के लिए, तो स्टिल अगर आप वाई डायरेक्शन देखें तो उसमें कोलिजन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट स्टिल कितना? उतना ही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट स्टिल 2u sin थीटा बाय जी, बिकॉज नो इफेक्ट ऑन कौन सा मोशन? वर्टिकल मोशन में कोई। तो एक बात बताइए, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट तो मिल गया। अच्छा, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप क्या कह सकते हो? जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। तो आपका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज टाइम ऑफ गोइंग प्लस टाइम ऑफ रिटर्निंग। अच्छा, मुझे टाइम चाहिए, तो एक बात बताइए, अगर मुझे यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी का है। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जब ये यहां टकराएगा उस टाइम तक इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x होगा, और वापस आने पे भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? तो जाने का टाइम है x अपॉन यू कॉस थीटा। जाने का टाइम कितना है? x अपॉन यू कॉस थीटा।
और आने का टाइम x अपॉन ई यू कॉस थीटा। क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन अगर देखें तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करने पे टाइम आ जाएगा। तो जाने का टाइम कितना, x अपॉन यू कॉस थीटा, आने का टाइम x अपॉन ई यू कॉस थीटा, एंड दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin theta divided by, that means 2u sin theta divided by g इक्वल्स टू x कॉमन ले लो, x अपॉन u cos थीटा 1 प्लस 1 बाय e, यही है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g इंटू 1 प्लस 1 बाय e। तो ये आपका आंसर है, ये x इतना होना चाहिए। यस और नो। अगर मैं बोल देता हूं दिस कोलिजन इज इलास्टिक, तो क्या करें, ये इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 करने पे देखो ये आपका जो आएगा, ये ऊपर जो लिखा है रेंज लिखा है क्या, तो ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज है, इंटू 1 प्लस 1 बाई ई। अगर इलास्टिक कोलिजन है ई 1/3 है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक्स अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। यस और नो, क्लियर है क्या, इसको नोट करिए। हाँ, अच्छा उसको आप निकालते कैसे हो, थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो चीजों को। क्या उसके लिए सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखते हो आप, आपको इस बात से कोई मतलब है क्या कि वो यहां जाके गिरा। आपने वर्टिकल मोशन में क्या लिखा था, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसके लिए वो यहां से यहां गिरे या यूं टकरा के इधर आ जाए, अगर उसका वर्टिकल मोशन डिस्टर्ब नहीं है तो ये इक्वेशन स्टिल वैलिड है क्या, उसमें सोचने वाली क्या बात है। आप अपने मन को समझाओ पहले तो, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, आपके दिमाग में ये चल रहा है, मैं आपको बताऊं आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन एक बार लॉजिक से सोचो, इसके वाई डायरेक्शन का मोशन में इसका वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी है नीचे की तरफ, और ऊपर टकराते वक्त मैंने कहा इसके वी वाई में कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर इसके वी वाई में कोई चेंज नहीं आया है तो इसके टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। यस और नो, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वाई डायरेक्शन का मोशन डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए मैं यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख के क्या कर रहा हूँ, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2u साइन थीटा बाई जी। इवन देखो अगर ऐसी सिचुएशन भी होती ना, मान लो ये दोनों वॉल्स हैं, दो वॉल ले लिए मैंने सपोज, और मैंने आपसे कहा होता कि पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया मैंने, ठीक है। मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए कि ये दोनों हैं कैसे, स्मूथ, ठीक है। इधर देखो, मान लीजिए ये ऐसे टकरा के इधर टकराया, फिर ये इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर ये गिर गया। कितने लोगों को दिखता है कि वाई डायरेक्शन का मोशन स्टिल डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि वॉल्स कैसे हैं, स्मूथ। तो अगर मान लीजिए आपने यू एंगल से फेंका था, यू स्पीड से फेंका था एट एन एंगल थीटा, तो आपके क्या कहते हैं जो वॉल है वो कैसे है, स्मूथ। तो अब आपको वाई डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत, अगर कोई आपसे पूछे कि यहां से जाके यहां टकराने का व्हाट इज द टाइम, स्टिल 2u sin थीटा बाय जी, क्योंकि वर्टिकल मोशन इज नॉट डिस्टर्ब इन द कोलिजन। सही बात है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये डायग्राम हटा दूं ना।
बात नहीं। देखिए एक बॉल है एम मास का, उसको हमने ऐसे देखो ग्राउंड पे हिट किया, ऐसे ग्राउंड पे हिट किया। इस बार ग्राउंड कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, ठीक है। उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? 1/8। अब जब ये टकराएगा, ठीक है, तो कोलिजन किस तरीके का है? इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट, साइड में लिख लो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये मैंने जस्ट बिफोर डायग्राम दिया है, ठीक है। उसके बाद वो कैसा मोशन करेगा, वो अपना मोशन होता रहेगा। हमें बस यहाँ कोलिजन में पता करना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो क्या कहते हो, थ्योरी से कहाँ गड़बड़ हो गया? फ्रिक्शन आ गया। अच्छा, फ्रिक्शन तो आया, लेकिन फ्रिक्शन किस नेचर का होगा? मैंने आपको कुछ सिखाया था कि जब जब नॉर्मल इंपल्सिव होगा तब तक फ्रिक्शन भी उसका इंपल्सिव होगा। यस और नो? तो यहां पर जैसे ये टकराएगा, यहाँ वाला नॉर्मल इंपल्सिव बनेगा, और नॉर्मल इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। अब देखिए फ्रिक्शन कौन सा है, सोच के जवाब देना, काइनेटिक और स्टैटिक? काइनेटिक। सोच के बोला है। कितने लोगों को स्लिपिंग दिखी जब ये ऐसे टकराएगा तो ग्राउंड पे? स्लिपिंग है ना? तो स्लिपिंग है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। कंफर्म? तो अब देखिए, अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो आपको क्या चाहिए? आपको ये बात पता है कि यहाँ पर जब ये जाएगा तो आपको कौन सी चीज पता है? पहले तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, ये एंगल 37 है, तो इसकी इधर वर्टिकल वेलोसिटी u cos 37, एक मिनट, u cos 37, और हॉरिजॉन्टल अभी तक आपने देखा था सरफेस के टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम रख देता था मैं, लेकिन इस बार मैं सरफेस के टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम नहीं बोल पाऊंगा। तो मुझे कौन सी वेलोसिटी पता है? कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक। दिस विल बी द लाइन ऑफ इंपैक्ट। जब ये यहां टच करेगा तो दिस विल बी द लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ कोलिजन। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कितना? u cos 37। ये रुका हुआ है, तो कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी आएगी, तो एटलीस्ट मुझे ये वाली तो पता है, कितनी? u cos, अरे कोलिजन कैसा? अगर e दे देंगे तो e लगा देना, e इक्वल टू हाफ कर देंगे तो हाफ कर देना वहां पे। यस और नो? चलिए, अब आपको पता है इस वर्टिकल के आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और फाइनल भी, तो इसका मतलब आप एन dt की कैलकुलेशन कर सकते हो। किसकी? तो यहाँ पर जो कोलिजन का फोर्स आया है उसका इंपल्स हमने बोला एन dt। तो एन dt कैलकुलेट करते हैं, तो अलोंग विच डायरेक्शन? वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल। बताइए इस बॉडी पे कितने इंपल्स हैं इस टाइम पे? वैसे तो 3 है, एक फ्रिक्शन का इंपल्स, नॉर्मल का इंपल्स और mg, बट mg विल बी नेग्लेक्टेड। तो अब 2 बचे इंपल्सिव, ndt और फ्रिक्शन। समझ में आई बात? अब हम क्या कर रहे हैं, जो ndt और फ्रिक्शन है उसमें हम फ्रिक्शन वाले डायरेक्शन में बात ही नहीं कर रहे, हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? वर्टिकल। तो वर्टिकल का इंपल्स ऊपर की तरफ है ndt। ओके, ऐसा करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लें? तो इंपल्स कितना? ndt, दैट इज इक्वल टू p फाइनल
P final m into u cos 37. 1 minute. Minus of P initial minus of that is m into u cos 37. 1 minute. माइनस लगा रहा हूं, बाहर एक माइनस क्योंकि ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n dt? कितना? 2 mu cos 37. cos 37 4 by 5. 2 mu cos 37 is 4 by 5. तो ये आएगा आपके पास n dt आ गया. That is the impulse of normal reaction is 8 mu by 5. इतना तो हो गया, n dt आ गया. ओके, आधा काम हो चुका है. वर्टिकल में तो बात हो गई है, अब चाहिए हॉरिजॉन्टल में. हॉरिजॉन्टल में देखो, जब ये टकराया था तो इसकी वेलोसिटी u sin 37 आगे की तरफ थी. तो सरफेस पे ड्यूरिंग द कोलिजन स्लिपिंग ऐसे चल रही है. फ्रिक्शन किधर? पीछे. कितना? कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक तो फिर सोचना ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक तो अपना म्यू के इनटू एन लगता है, तो म्यू 1/8 है. तो दैट इज म्यू एन dt. इट इज द इम्पल्स अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन. एक बार म्यू एन dt को चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है. तो म्यू एन dt हमारे पास है कितना? 1 मिनट. म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/8 एंड एन dt इज 8 mu by 5. तो ये आ रहा है mu by 5. ये इम्पल्स की वैल्यू है. ओके, ठीक है. तो एक बात बताओ, जब ये टकरा के जा रहा है तो मैंने फाइनली इवेंट होने के बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को माना v. तो अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं इन हॉरिजॉन्टल. किस डायरेक्शन में? याद रखना, इंपल्स इक्वेशन में प्लस माइनस मानना पड़ेगा, तो मैंने राइटवर्ड प्लस मान लिया. What is the impulse? Minus mu n dt. Minus mu n dt equals to P final m into v minus P initial m into u sin 37. समझ में आया? तो मेरे पास माइनस ऑफ म्यू एन dt की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ एम यू बाय 5. दैट इज इक्वल्स टू एम वी एंड माइनस ऑफ 3 mu by 5. तो मेरे पास v कितना आ रहा है? 2 mu by 5. The value of v is 2u by 5. आ गया समझ में? ओके, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोलिजन के बाद आ गई थी. तो वर्टिकल वेलोसिटी u cos 37, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v. तो इसका जो फाइनल आंसर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 2u by 5, वर्टिकल 4u by 5, and its net velocity is v dash, and v dash is under root 4u by 5 का होल स्क्वायर प्लस 2u by 5 का होल स्क्वायर. आगे सिंप्लीफाई कर लोगे. व्हाट इज द एंगल विद द वर्टिकल? देन tan phi वुड बी ये चीज 2u by 5 अपॉन 4u by that is 1/2. क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है. अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट सोचने वाला है. पहले ये बताओ, ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ. हॉरिजॉन्टल में कैसे लिखा? मैंने राइटवर्ड क्या माना? पॉजिटिव. तो इंपल्स किधर लग रहा है? कितना? mu n dt with negative sign. What is its final momentum along this line? M into v. V is assumed. And minus of initial momentum m into u sin 37. समझ में आई बात? इन दोनों से सॉल्व करके हमने v निकाल लिया. पहले ये बताओ, ये क्लियर है सबको? तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना. पता है यहाँ हॉरिजॉन्टल में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती थी. पहले सुन लो, पेन मत चलाओ. जब मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो बहुत ध्यान से सुनो. जब मैं इतना बोल रहा हूं कि गड़बड़ी की कुछ बात कर रहे हैं हम, मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल इंपल्स कितना? mu by. अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना? देखो तो, u sin 37 into m, that is 3 mu by 5.
दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा हो तो मैं बताता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा बना देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कितनी है? u साइन, ओके, और इसका मास m है, तो इसका हॉरिजॉन्टल राइट साइड में मोमेंटम हुआ m इंटू यू इंटू 3/5। और आपने इसका इंपल्स कैलकुलेट किया है जो फ्रिक्शन वाला है, पीछे लग रहा है, कितने का वैल्यू का है? mu/, इसका मतलब क्या समझते हो कि ये आगे की तरफ 3mu/5 इसका क्या है? मोमेंटम है, और ये जो पीछे की तरफ इंपल्स लगा है वो mu/5 है। तो क्या वो इंपल्स इसको फाइनली राइट में ही वेलोसिटी रखेगा? कैसे पता चला था मालूम है? डेटा चेक करके, इसका इनिशियल मोमेंटम इससे ज्यादा है। अच्छा मान लो कि ये 3mu/5 होता, तो क्या ये इसको हॉरिजॉन्टल में रोक देता? इसका मोमेंटम खत्म कर देता है। अच्छा मान लो ये 4mu/5 होता, तो बॉल लेफ्ट की तरफ चली जाती? ऐसा नहीं होगा, यही तो समझा रहा हूं मैं, समझो तो सही, सुनो तो सही, आपको पता चलेगा। एक मिनट, पहले ये बात समझ गए आप गलती कहां करोगे? अगर ये वैल्यू यहां पर mu/5 है, इसकी वेलोसिटी राइट में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3mu/5 होती तो भी जीरो हो जाता। लेकिन अगर मैं इस मोमेंटम को, इस इंपल्स को 4mu/5 लेता हूं, तो आप लोगों ने कहा कि सर ये लेफ्ट में हो जाएगा क्योंकि ये मोमेंटम खत्म कर देगा, लेकिन ये लेफ्ट में हो ही नहीं पाएगा। रीजन बताता हूं, एक मिनट। फ्रिक्शन है काइनेटिक नेचर का, और वो कब लगेगा? कब लगेगा? जब तक स्लिपिंग होगी। तो आपको पता है जैसे ही इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में जीरो हुई, तो वो बात अलग है कि इसके पास अवेलेबिलिटी कितनी थी? 4mu/5। लेकिन आपको पता है कि जब ये स्लिपिंग कर रहा होगा तो इंपल्स लग रहा होगा, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। कब? जब 3mu/5 के करस्पॉन्डिंग। और जैसे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में जीरो हुई, आप फ्रिक्शन को ला ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रिक्शन तो तब एग्जिस्ट करेगा ना जब उसकी जरूरत हो। तो वहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन गायब हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक तब आएगा जब वहां टेंडेंसी ऑफ स्लिप हो। अभी टेंडेंसी नहीं है, कोई बाहर से फोर्स वगैरह आपने नहीं लगाया हुआ है, एक एनडीटी लग रहा है बस। तो जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, अब बताओ इस पे फ्रिक्शन लगेगा कैसे? लगेगा ही नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। आप ऐसे मारोगे बॉल को और बॉल सीधा ऊपर उछल जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? हालांकि क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि अगर इतना कर भी दिया हमने कॉम्प्लिकेटेड, तो आप ध्यान रखना कि ये जो राइट हैंड साइड का मोमेंटम है, अगर वो जीरो हो गया फ्रिक्शन के मैक्स वैल्यू के साथ, मैक्स वैल्यू बोल रहा हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर उसको जैसे ही स्लिपिंग बंद कराएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आना भी तो चाहिए आगे लगने के लिए। तो वो क्या हो गया? वहीं पे खत्म हो गया। जैसे स्लिपिंग बंद हुई, काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म। तो अगर कभी हॉरिजॉन्टल में आप लगाओ, तो थोड़ा सा देख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो फ्रिक्शन का इंपल्स है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस में कहीं ऐसा ना हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी रास्ते में ही कहीं जीरो हो जाए, क्योंकि जैसे ही जीरो हुई उसके बाद स्लिपिंग अलाउड नहीं है, तो फ्रिक्शन उसी मोमेंट पे एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा। तो जैसे उसका मोमेंटम जीरो हुआ, उसी मोमेंट पे आपका, क्लियर है क्या, वो उसको लेफ्ट की तरफ नहीं उड़ा पाएगा। समझ में आई बात? डाउट आया कोई? क्लियर है सबको? देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर म्यू एन डी टी कैसे आया ऑफ वर्टिकल? बेटा वर्टिकल में नहीं है म्यू एन डी टी, म्यू एन डी टी तो है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में है म्यू एन डी टी, और उसको हमने इक्वेशन लिखा है, ये हमने एन डी टी की वैल्यू रखकर, ये वर्टिकल में नहीं लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल का ही पार्ट है। म्यू एन डी टी की वैल्यू चेक कर रहा था मैं यहाँ पे, क्लियर है क्या? और एन डी टी आपने वर्टिकल से निकाला है, और उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके म्यू एन डी टी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आई बात? और दूसरी चीज जो एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर, तो कह रहा है कि हाँ वो तो खैर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। भाई एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे ऊपर उछलेगा?
मैं यही तो बता रहा हूं मैं इतनी देर से कि भाई ये टकराया और इसका मोमेंटम इधर देखो जितना था उसको काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे ही उसने जीरो किया, पहले ये बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन लगता कब है? जब स्लिपिंग हो ना। तो जैसे ही जीरो हुई, जीरो होने से पहले तक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार लग रहा था, लेकिन जैसे ही जीरो हुई काइनेटिक फ्रिक्शन ही गायब हो गया। तो आप उसको काइनेटिक फ्रिक्शन को रख के पीछे की तरफ कैसे धकेल दोगे? ये तो जादू हो जाएगा। यस और नो? कि आप उसको इधर फेंक रहे थे और वो पीछे ही चला जाए वापस। इस पर्टिकुलर केस में बात कर रहा हूं क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ पाएगा क्या? अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन वहीं खत्म हो गया। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर आने के लिए तो कोई स्लिपिंग चाहिए, स्लिपिंग ही नहीं है। तो मैंने ये बताया अगर इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी जीरो हो गई हो, पहली बात तो ये क्वेश्चन अपने आप में टिपिकल है, ये सबसे नहीं होगा सॉल्व। बात समझ रहे हो? इसमें मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी लेवल बढ़ा रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल में आप क्या करें, थोड़ा देख लें कि ऐसा तो नहीं है कहीं स्लिपिंग बंद हो गई हो। हाँ, और स्लिपिंग बंद होने का मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो गई ना उसकी, तो अब सिर्फ टकरा के कौन सी वेलोसिटी आएगी ऊपर की तरफ? वर्टिकली आएगी। हाँ, वो स्पिन करने में रोटेशन के भी इफेक्ट होते हैं बेटा। जब आप स्पिन करके घुमा के फेंकते हो उसमें रोटेशन नहीं, वो पीछे तो बहुत सारी वजह से आती है। उसमें तो बर्नौलीज थ्योरम भी काम करता है, जो स्विंग होती है ना बॉल। ठीक है, अभी हमारा पर्पस वो नहीं है डिस्कशन का, उसमें बहुत सारी चीजें। अभी आप बॉल को घूमने मत दो, वो रोटेशन में घूमेगी। हाँ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिल्कुल नहीं आएगा। या तो वो आगे ही जा रहा होगा या ऊपर उछल जाएगा। हाँ, उठना तो तय है, वो तो इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है, उठना तो उसका तय है। हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी खत्म होगी या नहीं। क्लियर हुआ सबको? फटाफट रिसर्च खत्म करो इस पे। एक बार वर्टिकल का क्या बताऊं? कहां कंजर्व हुआ बेटा? कहां कंजर्व है वर्टिकल में? नहीं है कंजर्व। कंजर्व कहां है वर्टिकल में? वर्टिकल में इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल ये, पी इनिशियल ये, तो वर्टिकल इंपल्स कैलकुलेट हो गया। वो क्यों आ रहा है सेम वेलोसिटी? बेटा पहले तो ना कोई भी चीज पूछो तो ढंग से इसको ध्यान दो, ये इम्पल्स नहीं है, ये वेलोसिटी है इसकी वर्टिकल। नहीं, एमयू करने से भी नहीं लगना चाहिए इम्पल्स, वो मोमेंटम बोलो उसको। इम्पल्स इसको बोलोगे, ये एम इंटू यू को मोमेंटम बोलेंगे हम। अब देखो यहां कौन सा कोलिजन दिया है? तो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of collision is equal to the velocity of approach। तो अप्रोच हो रहा था u cos 37 से, इसलिए u, अगर मान लो मैंने कोलिजन हाफ दिया होता तो यहाँ पे क्या कर लेते, e से मल्टीप्लाई कर दो, e की वैल्यू हाफ रख दो। क्लियर है? और हॉरिजॉन्टल में हालांकि ज्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि ये खुद ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि शायद वो कहीं स्लिपिंग बंद ना कर दे। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? देखो आज जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो सब जने, है ना? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन का इंपल्स उस मोमेंटम को कहीं खत्म तो नहीं कर देगा, और अगर खत्म कर दिया तो उसके बाद फर्दर स्लिपिंग आप मत कराना, वहीं रोक देना उसको। क्लियर है? एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऐसा कोई केस बताइए जिसमें बॉल पीछे आ जाएगी। यहाँ तो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे ऐसे दबा फेंक रहे हैं तो नहीं आएगा। पीछे लाने के लिए ऐसा कर दो ना। एक मिनट एक मिनट, देखो इंटरेस्टिंग। अब बॉल को फेंको यहाँ, वापस आ जाए। देखो आज कंसंट्रेट करना, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो देखते हैं कितने लोग बहक जाते हैं।
डायग्राम बनाओ। बात बंद कर दो। अगर आप बात करते हुए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर एग्जाम में भी कोई चाहिए होगा बात करने के लिए। समझ गए क्या? इसलिए अभी कंसंट्रेट करो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो फ्री टू मूव। देखो कॉन्सेप्ट से चीजों को करना सीखो। आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसी से करूंगा मैं क्वेश्चन को, लेकिन क्या हम उतना सोच पा रहे हैं? समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंने बॉल को छोड़ा है कितनी हाइट से, हेमीस्फेयर रुका हुआ है, ऊपर से बॉल आके टकराएगा, तो बॉल एच हाइट ट्रेवल करने पे कुछ वेलोसिटी गेन कर जाएगा, फिर टकराएगा। तो क्वेश्चन लिखे, द बॉल is released from rest. The ball is released from rest. कॉमा लगा के लिखो, the ball collide with hemisphere. The ball collide with hemisphere. The ball collide with hemisphere and it moves horizontally just after collision. And it moves horizontally just after collision. मैंने आपको बता दिया कि बॉल जो है उसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर किधर लेनी है, हॉरिजॉन्टली लेनी है। ठीक है, वो तो करेगा ना, आप कराओगे, हम क्यों बताएंगे? हमने एक कंडीशन बताई कि कौन मूव कर रहा है, बॉल। हेमीस्फेयर करेगा या नहीं आप सोचेंगे खुद। क्लियर है क्या? हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी की कंडीशन बताई है कि ये हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो, क्या बोला मैंने? हाँ, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली जस्ट आफ्टर कोलिजन, कॉमा लगा के लिखो, दिस कोलिजन इज इलास्टिक। दिस कोलिजन इज इलास्टिक। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। दिस कोलिजन इज इलास्टिक। देन फाइंड आउट, then find out the value of tan theta. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, velocity of hemisphere just after collision. Velocity of hemisphere just after collision. क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, impulse of impact between them. Impulse of impact between them. Impulse of impact between them. Or last, the impulse provided by the ground. The impulse provided by the ground. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को अटेंटिवली सुनना। लास्ट में किसी ने कहा रिपीट, तो फिर मैं मिटाऊंगा सीधा बोर्ड। ठीक है क्या? तो जो लोग रिपीट कहने वाले हैं वो समझ लो अभी रिपीट हो रहा है उनके लिए, तो अभी से ध्यान से सुने। ठीक है, 1 बाय 1 चीजों को देखेंगे। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन टेक्निकली बस इसको समझ लेना हो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, पहला पॉइंट, जब इससे ये कोलिजन होने वाला होगा तो इट्स जस्ट बिफोर कोलिजन। डायरेक्ट लिख दूं, V नॉट इज अंडर रूट 2GH। जो लोग इसको अंडर रूट 2GH नहीं लिख पाए उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम उसको एच हाइट गिरा के उसको वेलोसिटी रूट 2GH दे पा रहे हैं तो हम आगे सुनेंगे। तो देखिए, क्या यही कॉमन नॉर्मल है? चलिए, एक बार लाइन ऑफ इम्पैक्ट मिल जाए तो मैं इनको पार्टिकल्स बना दूं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है?
दिस इज द लाइन ऑफ कोलिजन एंड दिस एंगल इज थीटा। चलिए, यहां पर ये इनिशियल कंडीशन है। तो मुझे बताइए इम्पैक्ट ऑफ इम्पल्स, सॉरी इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में लगा एन डी टी, ये इम्पैक्ट का इम्पल्स है, इस पे इधर, इस पे इधर। अब पहले फिजिक्स में ये सोचा जाता है कि होगा क्या, उसके बाद कंडीशंस लगाई जाती है कि फिजिक्स क्या क्या लग सकती है इस पे। तो पहले बताइए एन डी टी जो बॉल पे है वो ऐसे टेढ़ा है और इसका इनिशियल मोमेंटम नीचे की ओर है, तो इसके इनिशियल मोमेंटम को बदलने की जिम्मेदारी इसी की है ना, मोमेंटम ये इसका चेंज कर देगा। अच्छा, बाई चांस जो हेमीस्फीयर है उस पर लग रहा है इंपल्स ऐसे, तो क्या कहते हो ग्राउंड से आने वाला इंपल्स N1 dt एक इंपल्सिव आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक हिटिंग लग रहा है ना, तो ये ऐसे हिट करेगा तो ये इसको नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड इसको जाने है, तो जमीन से आने वाला नॉर्मल भी इंपल्सिव है। अच्छा, सरफेसेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मुझे बताइए एज पर कंस्ट्रेंट जब इस पे फोर्स ऐसे लगा, किधर जाएगा ये? पीछे जाएगा। तो ये एनडीटी का एक कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा और दूसरा कंपोनेंट का सामना ये करेगा, उसको उड़ाएगा। ये समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई। अब बाय चांस क्वेश्चन ने आपको क्या बता दिया कि कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है, यस और नो? ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की सारी एनालिसिस करते हैं। तो जस्ट बिफोर, पहले तो आप देख रहे हो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो जस्ट बिफोर ये आपका है ना, ऐसा करते हैं एक ही लाइन पे बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार लाइन ऑफ कोलिजन पता चल जाए तो फिर इनके साइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है हमारे लिए। तो मुझे ये बात पता है कि दिस इज द लाइन ऑफ कोलिजन एंड वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो मेरा एक पार्टिकल है हेमीस्फेयर जिसका मास m, इट इज एट रेस्ट, और ये दूसरा m जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। समझ में आ रहा है? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस पे इंपल्स लगाया आपको पता है, इस पे भी लगाया, मैंने डायग्राम में शो कर दिया इंपल्सेस। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दिस इज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दिस इज योर हेमीस्फेयर। किधर मानू वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टली, इसकी वेलोसिटी इधर, और इसको तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है हॉरिजॉन्टली रिबाउंड इधर ही हो सकता है, पीछे की तरफ नहीं हो सकता ये रिबाउंड। तो दिस इज v1 एंड दिस इज v2, स्मॉल m स्मॉल m। इंपल्स डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इंपल्सेस किस पर कौन से लग रहे हैं? हेमीस्फेयर पे n dt n1 dt और पार्टिकल पे n dt, यही है फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले ये देखो, पहले ये ढूंढो कहीं मोमेंटम कंजर्व हो सकता है किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। देखो तो कहीं मोमेंटम कंजर्व हो सकता है क्या सिस्टम का? देखा, हॉरिजॉन्टल में हो सकता है। कैसे? क्योंकि वर्टिकल में n1 dt एक्सटर्नल है, mg dt को देखना नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं? नॉन इम्पल्सिव। तो एक n1 dt जमीन से है और सिस्टम के लिए तो ये इंटरनल है, इससे तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं। किस पर? सिस्टम पर। तो पहली बात, हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखे बताओ? इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टली 0, हेमीस्फीयर रुका है एंड दिस पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 0 और फाइनल मोमेंटम इसका mv1 माइनस mv2। बहुत अच्छी बात है कि v1 इक्वल्स टू v2 है, इक्वेशन 1। इधर देखो, एक एक चीज सोचते चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई कि एक तो आप हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए जो हेमीस्फीयर है उस पर दो इंपल्स हैं, एक n1 dt और एक n dt। उसका एक का तो सामना कर लिया इसने और दूसरा इसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। सही बात है। अच्छा मुझे बताइए जो मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल पे इंपल्स किधर लगा?
कॉमन नॉर्मल के अलोंग। क्या बॉडीज स्मूथ है? कोई फ्रिक्शन अवेलेबल? तो आपका जो पार्टिकल है ना, वो जब इससे टकराया तो n1 dt जिस डायरेक्शन में आया, तो क्या आपको लगता है उसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए? यस और नो? क्यों? क्योंकि उस पर इंपल्स एक ही लगा है, n1 n dt, और n dt जिधर है उधर तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन n dt के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट, n dt के, देखो n dt का कंपोनेंट हर डायरेक्शन में आएगा, हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन किधर नहीं होगा? अपने परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो हमारा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। यस और नो? दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट समझ में आया कि जब वो टकराएगा, भाई इतना घबरा के क्यों देख रहे हो तुम लोग? पहले तो इधर कोई भारी बात थोड़ी करो, इंपल्स जिधर लगेगा उधर ही तो मोमेंटम चेंज होगा। इंपल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो मुझे दिख रहा है कि इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन कितनी है? v नॉट cos थीटा। और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी? किसकी? बॉल की। तो बॉल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, किसके अलोंग? परपेंडिकुलर टू एलओसी। यस और नो? तो परपेंडिकुलर टू एलओसी इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी कितनी बताओ तो? ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। 1 मिनट, ये भी थीटा, v1 cos थीटा। तो एक रिलेशन मेरे पास आ गया, ऑन बॉल परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन। भाई जिधर इंपल्स लगा ही नहीं उधर मोमेंटम कैसे चेंज होगा? तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था? m इंटू वी नॉट साइन थीटा। तो इधर भी कितना रहेगा? m इंटू वी वन कॉस थीटा। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो उस बात को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि v1 cos थीटा इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। फ्रॉम हियर आई विल गेट v1 बाई वी नॉट इक्वल्स टू tan थीटा। अगर tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया तो v1 भी आ जाएगा, क्योंकि वी नॉट नोन है आपके पास। इक्वेशन 2। ये दोनों में किसी को दिक्कत है? दो सिंपल स्टेप लिखे हैं, एक हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व किया है, और दूसरा एलओसी के परपेंडिकुलर एक की वेलोसिटी सेम रखी है। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर फिर इसके लिए भी करो ऐसा, तो इस पे दो इंपल्स हैं, सिर्फ ये अकेला नहीं है। अगर ये अकेला होता है इसके लिए भी लगा देता मैं, लेकिन इस पर एक और इंपल्स जमीन से आ रहा है। कौन सा? n1 dt। समझ के पढ़ रहे हो तो क्लियर होगा आपको ये बात। क्लियर है? चलिए, तो दो इक्वेशन हो गए। अभी तक हमने कौन सी इक्वेशन नहीं अप्लाई की है? ई वाले। ई क्या होता है? E is the velocity of separation along upon velocity of approach along। ठीक है। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। E equals to 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन बाद में होता है, सेपरेशन बाद में होता है, ये आफ्टर कोलिजन है। एक मिनट, सेपरेशन को देखने के लिए नेट वेलोसिटी देखो या लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग? वेरी गुड। तो ये v1 का इधर कंपोनेंट v1, और इधर वाला ये 90 माइनस थीटा है। v2, सही बात है, ये v2 साइन थीटा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आफ्टर कोलिजन ये है, ये उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। दिख नहीं रहा है? कौन बोल रहा है? देखो, v1 साइन थीटा इस तरफ और v2 साइन थीटा इस तरफ, क्या ये दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ है? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वुड बी और v1 साइन थीटा प्लस v2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच होगा पहले। क्या ये लाइन ऑफ कोलिजन है? ये रुका हुआ है, ये अप्रोच कर रहा है v नॉट cos थीटा। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है?
तो देखिए v1 साइन थीटा, v1 इक्वल्स टू v2, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 1 इक्वल्स टू 2v1 साइन थीटा, 1 मिनट, 2v1 साइन थीटा अपॉन v0 cos थीटा, that is equals to 1 equals to 2 into v1 by v0 and sin theta by cos theta. It is tan square theta, that implies the value of tan theta is 1 by root 2. Okay, tan theta 1 by root 2 आ गया. Okay, अच्छा अब tan theta 1 by root 2 आ गया, इसको यहां रख दो. तो आपका v1 किसके इक्वल है, तो आपका v1 कितना आ रहा है, v1 इक्वल्स टू v0 tan थीटा, v0 कितना है अंडर रूट 2gh और tan थीटा कितना है 1 by root 2. तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ v1 इज रूट gh. तो v1 इक्वल्स टू रूट gh एंड v1 इज आल्सो इक्वल टू, तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा इंपल्सेस कितने लगे. देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ. तो सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में इधर देखिए एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है. क्यों, क्योंकि नॉर्मल आ रहा है बस. अगर ये रफ होता तो हॉरिजॉन्टल में कुछ फ्रिक्शन आता, वो इंपल्सिव होकर आता, तो हॉरिजॉन्टल में हम कंजर्व नहीं करते. लेकिन अभी हम हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है. लेकिन आप देखो मैं वर्टिकल में नहीं कर रहा हूं कंजर्व. क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव n1 dt. समझ में आई बात. 3 स्टेप लिखे हैं, एक ई का एक्सप्रेशन, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व, और एक पार्टिकल जिस पर एक ही इंपल्स था उसके ऊपर उसके इंपल्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम कर दिया, तो वो उधर से आएगा और टकरा के इधर जाएगा. क्लियर. हाँ पहले उधर कैमरा कर दीजिए. हाँ बस 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 बस, नहीं यहाँ तक, पहले यहाँ तक रखिए, उसके बाद फिर ये 2 स्टेप तो खुद ही लिख लेंगे. एक स्टूडेंट ने कहा सर प्लस क्यों नहीं हुआ. देखो इसको तो प्लस नहीं करना चाह रहे, किसी ने पूछा ऑनलाइन में, वो यही कह रहा होगा प्लस के लिए ना. यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट मैंने माना है, तो इसका इधर और इसका इधर, तो ये वेक्टर इक्वेशन है. वेक्टर में दोनों प्लस हैं, लेकिन एज पर कन्वेंशन एक प्लस है दूसरा माइनस है, क्योंकि डायरेक्शन में ये दोनों ऑपोजिट हैं. ये देखो क्या खतरनाक डाउट आया है सर, लास्ट में v1 नॉट इक्वल टू v2 कैसे हुआ, देख रहे हो. वेरी गुड. पहले इक्वल था, लास्ट में कैसे हो गया नॉट इक्वल टू. दिस इज आल्सो इक्वल टू. जल्दी नोट करिए, अभी इंपल्स निकालना है. जल्दी नोट करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बहुत धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग. तो v1 v2 आपके पास आ गया, tan थीटा आ गया. ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप नहीं सोच सकते हो. सबसे मेन चीज होता है वेलोसिटी एज्यूम करना. वो एक का तो क्वेश्चन ने दे दिया था और दूसरे को हमने एज्यूम किया. क्लियर है. दूसरे को हमने एज पर कंस्ट्रेंट एज्यूम किया, वो हॉरिजॉन्टली जा सकता था, जमीन में धंसेगा तो है नहीं, तो हॉरिजॉन्टली जाएगा, उसको मान लिया. हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ई का एक्सप्रेशन,
और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर एक पार्टिकल पे सिंगल इंपल्स होने की वजह से लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर मैंने वेलोसिटी को सेम कर दिया, या आप कह सकते हो सीधा उस पार्टिकल का मोमेंटम ही सेम कर दिया। किसके परपेंडिकुलर? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। तो आपके पास V0 √2gh है, उससे V1 V2 दोनों आ गए और tan थीटा आ गया। अब आपको इंपल्स चाहिए। इंपल्स कौन सा चाहिए? इंपल्स ऑफ इम्पैक्ट भी बोल रहा है क्वेश्चन। तो आपको चाहिए NDT। तो इसका मतलब थॉट किधर जाएगी? एक, अगर इंपल्स कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हो तो आपकी थॉट होनी चाहिए कि इनिशियल फाइनल मोमेंटम पता हो, यस और नो। तो अब आप चाहो, पहले इसको नोट कर लो, नहीं तो फिर वो गड़बड़ करेंगे सब। ये नोट कर लिया ना सबने? ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कई सारी चीजें हैं एक साथ। लिख लिया? अरे यार ये तो चाहिए, अभी तो चला गया था। ये हटा दो। देखिए बहुत सिंपल, आपको क्या चाहिए? NDT ना। अरे इधर देखो पहले, ये क्या चाहिए आपको? NDT। आपके पास दो चॉइसेस हैं, हेमीस्फीयर को देख लो या फिर बॉल को देख लो। तो किसी भी एक को उठा लेते हैं, तो ऐसा करते हैं बॉल को उठा लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हेमीस्फीयर से नहीं होगा, हेमीस्फीयर से भी होगा। तो ऐसा करते हैं बॉल को देख लेते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मेरे पास ये बॉल है ना, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv0 था नीचे की तरफ, यस और नो। और इसका फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में आ गया कितना? m इंटू V1 निकाल चुके हो आप। और इसका NDT ऐसे लगा है, एक मिनट, और NDT ऐसे लगा था, उसमें ये वाला एंगल थीटा था। तो ये ध्यान रखना, मैं एक साथ दिखा रहा हूं। दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, और इसको बदलने की जिम्मेदारी किसने ली थी? NDT ने। तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैं इसको कैसे भी कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो सीधा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इनिशियल फाइनल मोमेंटम देख के भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और अब आप चाहो तो इंपल्स को भी रिजॉल्व कर सकते हो। मैं इंपल्स को रिजॉल्व कर रहा हूं, तो बताइए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किधर? तो मैं हॉरिजॉन्टल में क्या लगाने वाला हूं? इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये वेक्टर इक्वेशन है। अच्छा, ये NDT का एक कंपोनेंट वर्टिकल है, NDT cos थीटा, इधर NDT। तो ये लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका NDT sin थीटा, इसको मैंने राइटवर्ड प्लस मान लिया। तो हम इक्वेशन किधर लिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल में। तो NDT sin थीटा इक्वल्स टू P फाइनल mv1 माइनस 0। कोई कहता है कि सर मैं ऐसे नहीं, मैं वर्टिकल में लिखूंगा, तो NDT cos थीटा ऊपर प्लस मान लो, तो फाइनल मोमेंटम वर्टिकल में 0 और इनिशियल मोमेंटम m इंटू V0। और कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं कंपोनेंट NDT के नहीं करूंगा, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने ऐसे कर दिया, NDT tan थीटा 1/√2 है, tan थीटा 1/√2, व्हाट इज sin थीटा? 1 बाय tan थीटा 1/√2 आया था ना, तो sin थीटा कितना? 1/√3। तो ये लीजिए NDT sin थीटा इज 1/√3
that is equals to mv1 under root gh, and your value of n dt equals to m under root, this is the impulse of impact. यहां से भी वही आ जाएगा। आप इसको सिंपली भी देख सकते हो, एन डी टी कॉस थीटा ने इनिशियल मोमेंटम को खत्म कर दिया इसके, तो एन डी टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी नॉट। समझ में आई बात? वो तो लैंग्वेज के हिसाब से, वरना इक्वेशन भी बना लो आप डायरेक्ट, यस और नो। तो ये एन डी टी कौन सा आया? इम्पैक्ट का इम्पल्स। अब कौन सा इम्पल्स चाहिए? ग्राउंड का। अच्छा, ग्राउंड का इम्पल्स मैं ऐसे निकाल रहा हूं, देखिए ये एनडीटी है, एक मिनट, एनडीटी है, ये एंगल थीटा है, तो एनडीटी का वर्टिकल कंपोनेंट एनडीटी, क्या एनडीटी कॉस थीटा ने किसका सामना किया है? एनडीटी कॉस थीटा ने उड़ाया है किसको? n1 dt को। तो योर n1 dt is n dt cos theta, n dt is what? m root 3 gh, 1 minute, and cos theta root 2 by root 3। एक मिनट, अभी पहले ये नोट कर लेते हैं, ये n1 dt हमारे पास आ रहा है, and your n1 dt is what? m under root 2 gh। क्लियर है क्या? अच्छा, इधर मैंने इस तरह से लिखा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को आप कैसे भी डील कर सकते हो, आंसर हर तरफ से आएगा। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में ये n1 dt निकालने के लिए एक और काम कर सकता था, पूरे सिस्टम का वर्टिकल में इक्वेशन लिख दो, इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। जरा बताओ तो इसका वर्टिकल मोमेंटम कितना था पहले? m इंटू वी नॉट था या नहीं? और फाइनली दोनों हॉरिजॉन्टल में गए, तो वर्टिकल मोमेंटम 0। कितने लोगों को दिखता है कि n1 dt ने m v नॉट को उड़ाया? ये देखो m v नॉट ही आ रहा है, तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेरिएबल मास सिस्टम। लास्ट टॉपिक। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस दी जाए, जैसे सपोज कोलिजन हो रहा हो और आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कहीं कोई बातचीत ना हो रही हो, तो ऐसे मत सोचना कि सर क्वेश्चन बोनस होगा। हो सकता है वो क्वेश्चन इंपल्स इक्वेशंस या कंजर्वेशंस या और कुछ एस्पेक्ट से सॉल्व हो रहा हो। समझ में आई बात? एनडीटी के बिना, इधर देखिए, अगर इस सिस्टम का, देखो ध्यान से समझना ये सब चीजें, आपको घर जाके ना जो मैं बोलता हूं उसको करके भी देखना चाहिए कि वैसे आ रहा है कि नहीं। जैसे इधर इसको मैंने छोड़ा था, यहाँ एम बी नॉट था, अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लू तो मेरे लिए एनडीटी का कोई मतलब, तो एक ही इंपल्स है। और ये जो n1 dt है, यही क्या करेगा? वर्टिकल इंपल्स के चेंज करने, मतलब वर्टिकल मोमेंटम चेंज करने की जिम्मेदारी इसकी है, लेकिन सिर्फ अकेले की नहीं, सिस्टम की। अगर हम इसकी बात करें तो इस बॉडी पर 2 इंपल्स हैं, लेकिन सिस्टम पर ये अकेला इंपल्स है, तो ये इंपल्स वर्टिकल मोमेंटम खत्म करेगा। इवन खत्म करेगा क्यों, हम तो ये बोले कि ये वर्टिकल डायरेक्शन के मोमेंटम को चेंज करेगा। अब मुझे दिख रहा है इनिशियल मोमेंटम है एम वी नॉट, और फाइनली दोनों हॉरिजॉन्टल जाएंगे। क्लियर है क्या? तो वर्टिकल मोमेंटम फाइनली 0 है, और इनिशियली कितना था? इसको किसने खत्म किया? आप देख सकते हैं ये m इंटू वी नॉट ही लिखा हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेरिएबल मास सिस्टम।
ठीक है, नोट कर लिया ना सबने? देखिए, दैट इज वेरिएबल मास सिस्टम। इंटरेस्टिंग है। देखो इधर, देखो वेरिएबल मास सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा हो। जैसे अभी तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें एक बॉडी का मास m है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसी बात करें कि एक ट्रॉली है, उसमें सैंड भरी हुई है, ट्रॉली चल रही है और उसमें से सैंड गिर रहा है, या सैंड को हम फेंक रहे हैं उठा उठा के कंटिन्यूअसली। या मान लीजिए जो आपने रॉकेट के बारे में सुना ही है, तो रॉकेट में फ्यूल बर्न होता है, फिर वो स्मोक बन के बाहर निकल रहा होता है सिस्टम से। तो आप अगर रॉकेट को एज अ सिस्टम बोले तो उसका मास टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जो वेरिएबल मास सिस्टम, ऐसे मास सिस्टम जिसमें मास टाइम के साथ क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। ऐसे बहुत तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। एक टंकी में पानी भरी हुई है और हम पाइप से उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं, तो बाहर कंटिन्यू फेंक रहे हैं, तो इस सिस्टम से मास कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम। तो देखो इस वेरिएबल मास सिस्टम में मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं दैट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब समझते हो, किसी इंस्टेंट पर क्या होगा। तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई सिस्टम में मास एंट्री या एग्जिट लेता है तो वो सिस्टम पे जो फोर्स लगा रहा होता है उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, ये कोई नई चीज नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हो। जैसे सपोज ये ट्रॉली है, इस पे सैंड गिरा रहे हो आप, तो सैंड जब गिरेगा तो कुछ कांटेक्ट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसी तरह से जब किसी सिस्टम से कोई मास एग्जिट करेगा या मास उसमें एंटर करेगा तो वो सिस्टम पर एक फोर्स लगाता हुआ जाएगा, और उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या नाम दे रहे हैं, थ्रस्ट फोर्स। बात समझ गए? तो एक कॉन्सेप्ट वाली चीज क्या हुई कि जब वेरिएबल मास सिस्टम जो भी होगा तो उसमें से अगर मास एंट्री करे या एग्जिट करे तो उसमें क्या आएगा, थ्रस्ट आएगा। समझ आई बात? अब ये जो थ्रस्ट है वो क्या क्या करेगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसका मास एज अ फंक्शन ऑफ टी है, एंड आई एम डिस्कसिंग दिस एट एनी टाइम टी। ये जो भी मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ये आप हर मोमेंट पे लिख सकते हो। तो मुझे ये पता चला अगर ये m एज अ फंक्शन ऑफ t है तो dt टाइम में इसमें dm मास एंटर होगा। dt टाइम में कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है यहाँ पे मास का, तो dt टाइम में कितना मास अंदर आएगा। तो मान लीजिए इसकी अपनी कोई वेलोसिटी थी कितनी, v। ये सिस्टम की बात कर रहा हूं। हो सकता है सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑलरेडी लग रहे हो, एक्सटर्नल मतलब फोर्सेस लग रहे हो, हम लोग जनरली बोलते हैं एक्सटर्नल। सिस्टम पे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जब ये डीएम मास इसके अंदर एंटर करेगा तो हम कह रहे हैं कि जो डीएम और इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, जो इंटरेक्शन होगा वो फोर्स थ्रस्ट फोर्स है। क्या है, और वो दोनों पे लगेगा, डीएम मास पे भी लगेगा और सिस्टम पे भी लगेगा, दोनों पे एक्ट करेगा। सिस्टम के लिए वो इंटरनल बन जाएगा, लेकिन अगर हम एक मतलब पूरे मतलब डीएम प्लस एम को एक मिला लें तब तो वो इंटरनल जैसा दिखेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको एनालिसिस में देख रहे हो तो क्या इसके ऊपर वो एक एक्सटर्नल फोर्स ही है, तो इसके अलावा और एक फोर्स होगा, कौन सा, थ्रस्ट। तो ये तो वो सारे फोर्सेस जो इस पे लग रहे थे, और एक और फोर्स इस पर आने वाला है जो उसकी एंट्री की वजह से होगा। और मान लो अगर ये जाने वाला सिस्टम होता तो यहां से मास चला जाता, तो भी वो सिस्टम पे क्या लगा के जाता, थ्रस्ट। बात समझ गए? तो वो जो थ्रस्ट फोर्स है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और उस थ्रस्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले डायरेक्ट बताता हूं। मेरे पास ये एक सिस्टम है, तो ये m मास का था, इसमें कौन एंटर कर गया, m dm के साथ मिल चुका है, ये एंट्री हो रही है।
और हमने कहा कि फाइनली इस सिस्टम की वेलोसिटी में चेंज आया है डीवी वेक्टर का। ये इक्वेशन एट एनी टाइम टी पर लिखी गई है। एट एनी टाइम टी पर डीएम मास इसमें एंटर किया और एंटर करने के बाद ये फाइनल कंडीशन है। यहां से यहां तक लाने में कौन कौन इन्वॉल्व है? एफ एक्सटर्नल, और अगर इसकी बात करें तो इस पे एक थ्रस्ट लगा और इस पर वही थ्रस्ट इक्वल इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट किया। यस और नो? तो ये जो वेरिएबल मास सिस्टम है, जैसे कंटिन्यूअसली आप ऐसे सैंड फेंकते जाओ पाइप से, तेजी से ऐसे गिराते जाओ, तो क्या होगा? उसके आने की वजह से सिस्टम पे क्या लगेगा? एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा। या मान लीजिए यहां से आप कंटिन्यू बाहर फेंकोगे तो उसके फेंकने की वजह से वो थ्रस्ट एक्ट करेगा। बात समझ गए? तो अब हम क्या बात कर रहे हैं इसको समझना। ये जो सिस्टम है ना, मुझे बताइए ये एक्सेलरेट हुआ है क्या? अगर मैं यहाँ v प्लस डी लिख रहा हूं, इसका मतलब इसका कोई एक्सेलेरेशन है? अच्छा, हम जब जनरल इक्वेशन बनाते हैं तो हम सारी कंडीशन यूज करते हैं। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सेलेरेट हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, वो सब हम पर्टिकुलर में देखेंगे। जनरली हमने कहा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी और t से लेके t प्लस dt में कितनी हो गई? v प्लस dv, है ना? तो मुझे बताइए इसके एक्सेलेरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अगर मैं स्मॉल m की बात करूं तो स्मॉल m को अलग से देखो, सिर्फ इसको, वो अंदर लैंड कर रहा है इस पे, लेकिन इसको अलग से देखो तो इसके ऊपर कितने फोर्स हैं? दो फोर्स। कौन कौन से? एक्सटर्नल और, तो इसका मतलब सिस्टम का एक्सेलेरेशन किस पर डिपेंडेंट है? एफ एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट। ये एफ थ्रस्ट फोर्स किस पर लग रहा है? सिस्टम पर। दैट इज इक्वल टू एम डीवी बाय dt। मैंने क्या लिखा? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, इसका मास m है, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और एक उसके आने की वजह से थ्रस्ट फोर्स, ये दोनों मिलकर इसके एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 ये हो गई हमारे पास, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट इक्वल टू एम डीवी बाय dt। तो ये जो एफ टी एच वेक्टर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट फोर्स। अब ये थ्रस्ट फोर्स है कितना, ये कैलकुलेट करेंगे हम। तो अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो ऐसा करते हैं, थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए डीएम को देखते हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं डीएम की बात करूं, डीएम दिख रहा है ना इधर? तो डीएम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसे थी। याद रखना जब वेक्टर इक्वेशन है तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा वेक्टर दिया हुआ है आपको। इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर है डीएम की। व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ डीएम? v वेक्टर प्लस dv। देखो डीएम पहले यहां था इस वेलोसिटी पे और बाद में डीएम इस वेलोसिटी पे आ गया। इसके चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? थ्रस्ट फोर्स। लेकिन ये सिस्टम पर लिखा है मैंने, तो सिस्टम पे एक वेक्टर लगाया ना, तो सिस्टम पे अगर वो एफ टी एच वेक्टर है तो डीएम मास पर वो माइनस ऑफ एफ टी एच वेक्टर होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ना। तो मैं सिस्टम पे अगर एफ टी एच लिखता हूं तो मुझे बताइए इस डीएम मास पे अगर मैं इंपल्स इक्वेशन लिखता हूं तो दैट इंपल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कुछ नई चीज नहीं कर रहा हूं, एक इक्वेशन था वो कब से पीछे पड़ी हुई है। इंपल्स कितना आपको निकालना है? ये एफ थ्रस्ट, तो माइनस ऑफ एफ थ्रस्ट dt इक्वल्स टू पी फाइनल डीएम v प्लस dv माइनस dm v1। यस और नो? तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे पास रिलेशन आ रहा है एफ टी एच इक्वल्स टू dm बाई dt, 1 मिनट, dm बाई dt इंटू v1 माइनस v माइनस dv। क्लियर है क्या? तो देखो वेलोसिटीज के कंपैरिजन में ये dv बहुत नेग्लिजिबल है। एक बार मैं इसको ऐसे लिखता हूं, दैट इज dm v1 वेक्टर माइनस v। अभी लिखो मत, v1 वेक्टर लिख के कुछ भी नहीं होने वाला।
दिमाग में नहीं लिखा गया तो कॉपी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। dm v1 माइनस v एंड माइनस ऑफ dm dv और डिवाइडेड बाय dt है क्या? ऐसे लिखूंगा तो थोड़ा जल्दी दिखेगा। तो इधर देखिए, आप एक चीज नोटिस करो, मैंने थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट कर दिया है। अब मुझे बताइए dm बाई dt इज अ फाइनाइट वैल्यू, रेशियो है ना स्मॉल स्मॉल चीज का, ये भी dm बाई dt फाइनाइट है। अच्छा यहां पर वेलोसिटी कुछ फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन ये dv तो स्मॉल चेंज है। क्या आप ये बात समझते हो? इसके रिस्पेक्ट में ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। और यहां से आपके पास जो थ्रस्ट फोर्स आएगा, thrust force is your dm by dt into v1 vector minus v vector, v1 vector minus v vector, ये thrust force आ रहा है। क्लियर? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, डाउट आ गया क्या? क्या है बताओ? इसी को बोला है, m को ही सिस्टम बोला है। हाँ मतलब m को मैंने अभी सिस्टम बोल रखा है, और आप पूरे को सिस्टम मानना चाहते हो तो न्यू सिस्टम बोल दो उसको, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसको सिस्टम बोल रहा हूं जिसमें मास एंट्री या एग्जिट कर रहा है, यस और नो? तो मैं उसको सिस्टम बोल रहा हूं, तो इस सिस्टम पर ये इक्वेशन लिख दिया मैंने, और ये थ्रस्ट फोर्स है। एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो v1 माइनस v वेक्टर जरा बताओ तो क्या चीज है ये आपका सिस्टम जा रहा था v से, और कौन आ रहा था? dm। तो क्या आपको लगता है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग मास विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम? तो क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं थ्रस्ट फोर्स को, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू dm बाई dt, दिखाई दे रहा है ना वो, ये dm बाई dt इंटू u रिलेटिव। u रिलेटिव इज व्हाट? दिस इज द relative velocity of entering mass with respect to system। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या चीजें इसमें से समझनी है। कोई ये इक्वेशन नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये सिस्टम कैसे लिखा गया। तो आप जिसको सिस्टम बोल रहे हो उसके एक्सेलरेशन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, और उसके साथ थ्रस्ट। तो इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, किसी पे जो भी बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहे हो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, हमने कहा कि इसमें बाकी सब के अलावा ये भी और लगेगा, तो इसको लगा के एक्सेलरेशन लिख दिया, ये उसी इंस्टेंट का मास है। और हमने कहा कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो कितना होता है, दैट इज dm बाई dt इंटू u रिलेटिव। तो u रिलेटिव क्या है? That is the relative velocity of entering mass with respect to system। समझ में आई बात? अच्छा मान लो इसी सिस्टम में ये मास ऐसे एंटर कर रहा है ना, तो मैं इसको पहले इसका मास कुछ दिखा के और मेरे को इसमें से dm एग्जिट कर जाए, तो एग्जिट मास को मैं v1 वेक्टर लिख दूं। क्या लिख दूं? तो मैं ऐसी ही इक्वेशन एग्जिट के लिए भी डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि सिस्टम पर ये एक्सटर्नल के साथ साथ थ्रस्ट और लग जाएगा, ये mdv बाई dt। और जब आप f थ्रस्ट निकालोगे ना, तो उसके बाद भी जब आप f थ्रस्ट निकालोगे उसका फॉर्मूला फिर यही आएगा, dm बाई dt इंटू u रिलेटिव। तो मैं यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है इसको दोनों केस के लिए जनरलाइज कर रहा हूं, एंटरिंग और सेपरेटिंग। क्या हुआ? कौन बाहर निकलेगा? अभी अभी लगा देंगे, बिल्कुल। पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो कि अगर आप मास एग्जिट कराओगे तब भी ऐसी इक्वेशंस, ऐसे ही हम थ्रस्ट लिखेंगे, फिर वो कैंसिल वैंसिल करके फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। बात समझे? और एंट्री पर भी यही आ रहा है। तो आप ये नोट करो चाहे नहीं नोट करो, वेरिएबल मास सिस्टम। गेट बंद कर दो, आवाज देख रहे हो? बस 2 मिनट मेरे को वाइंड अप करने दो चीजों को। F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट इक्वल्स टू mdv बाई dt। और ये दोनों एक्सप्रेशन दोनों केस में वैलिड है, चाहे मास एंट्री ले चाहे
एग्जिट ले, समझ गए? तो अब आप इसका नाम क्या रख रहे हैं? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग और सेपरेटिंग मास विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम। इतना समझ में आया? अब देखो ये दोनों इक्वेशन वैलिड है, आप चाहो तो एग्जिट के लिए सॉल्व कर लेना, है ना, वरना मैंने सॉल्व कर रखा है, यही आता है दोनों केस में। ठीक है, अब एक मिनट सुन लो। तो ये दोनों इक्वेशन ही आपको अभी लिखना है, ये प्रूफ कोई काम का नहीं है आपके, इन दोनों से ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहली बात समझ आ रही है? अभी एक स्टूडेंट ने ये बोला है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर जाता हूं, नहीं तो वो फिर बाद में सोचता रहेगा। मुझे ये बताइए, थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? यू रिलेटिव मत बोलो, वो डीएम बाई डी के साइन पे डिपेंड करेगा भाई। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये स्केलर है। तो मुझे बताइए, अगर डीएम बाई डी पॉजिटिव हो तो जिधर रिलेटिव वेलोसिटी होगी एंटरिंग या सेपरेटिंग मास की, तो पहले एक मिनट सुनो, जिधर रिलेटिव वेलोसिटी होगी उधर मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूं क्योंकि डीएम बाई डी का तो साइन आएगा। तो अगर मास इंक्रीजिंग होगा तो योर डीएम बाई डी विल बी पॉजिटिव। तो जब मास इंक्रीजिंग होगा ना, तो जिधर यू रिलेटिव है, याद रखना रिलेटिव बोल रहा हूं, अपनी वेलोसिटी नहीं, क्या? तो जिधर एंटरिंग मास की रिलेटिव वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा, उसके डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा अगर मास इंक्रीजिंग है। और अगर मास डिक्रीजिंग है तो ये खुद नेगेटिव होगा क्या? तो जिधर यू रिलेटिव आएगा उसके अपोजिट। क्लैरिफाई हुआ आपको? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आप ये दोनों इक्वेशन नोट कर सकते हो, इसका प्रूफ आपके काम का नहीं है। हाँ हाँ, इंस्टेंट पे। अगर लॉन्ग इंटरवल के लिए जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उस इंस्टेंट पे ही लग रहा है, और अगर लगातार निकालते जा रहे हो तो लगातार लगते जा रहा है थ्रस्ट। हाँ, फोर्स होता है, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज इज अ फोर्स। क्लियर है? ओके, बाकी इस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मेरे को वो देना शीट एक बार, शीट शीट शीट, जल्दी, नहीं तो वो लोग मारने लग जाएंगे मुझे। 2 मिनट रुक जाओ। एक्सरसाइज 2 हम लोग कहां तक कर चुके हैं? एक्सरसाइज 2 कहां तक कर चुके हैं? 25 तक, 25 तक। ओके, थैंक यू।